हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और आज का लेक्चर है मोशन इन अ प्लेन। तो ये नीट क्विक कॉन्सेप्ट है, तो हम इन टॉपिक्स को आज पढ़ेंगे। तो मोशन इन अ प्लेन में पहले हम वेक्टर पढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या क्या होते हैं। तो पहले हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर। हमें देखो पता होता है कि अगर मोशन को डिफाइन करना है तो हमें उसका पोजीशन चाहिए होगा। पोजीशन हम किसी रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं। तो अगर ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट, और ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई पार्टिकल रखा है, तो रेफरेंस पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे और एरो बनाएंगे। तो वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, ये हमारा होता है टेल और ये होता है हेड। तो जो पोजीशन है हमारी और ये है रेफरेंस पॉइंट, तो टेल होगा रेफरेंस पॉइंट की तरफ और हेड होगा उस पोजीशन पर। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। इसको बोल दे रहे आर बार। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कब होता है, जब ये पार्टिकल P था और ये पहुंच गया, सपोज कोई पाथ इसने ट्रैवल किया और P2 पे पहुंच गया। P1 पे था पहले और P2 पे पहुंच गया, कोई पाथ था, सपोज ये पाथ था। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग P1 एंड P2। लेकिन अब हमें वेक्टर से देखना है, तो ये है इनिशियल पोजीशन, P1 है हमारी इनिशियल पोजीशन और P2 है हमारी फाइनल पोजीशन। अब हम क्या देखेंगे, पोजीशन वेक्टर देखेंगे पहले। ये हो गया हमारा R1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर फॉर P1, और ये होगा R2 वेक्टर। तो जो इनका डिफरेंस होगा, तो डिस्प्लेसमेंट, सपोज डिस्प्लेसमेंट हम डिनोट कर देते हैं, सपोज अभी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया R2 बार फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये जो आया हमारा R2 माइनस R1, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया हमारा, ये वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब और इसकी वैल्यू क्या हो गई, देखो ये एरो होगा फाइनल पोजीशन की तरफ, ये हो गया इनिशियल पोजीशन की तरफ। तो ये आया था हमारा R2 माइनस R1 बार। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो जब भी हमारा ट्राइंगल बनेगा, अगर ऐसा वेक्टर बन रहा है, तो हम थोड़ा वेक्टर भी रिवाइज करेंगे। A बार, B बार और ये वेक्टर है अगर C बार, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये ट्राइंगल लॉ हो गया। इसको तो सिंपल लिखेंगे, A बार प्लस B बार प्लस C बार इक्वल टू 0। तीनों के तीनों एरो, पहला यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये हो गया इसके लिए। और अगर ऐसा होता, A बार, इससे निकला एक वेक्टर B बार। अब ये जो इनिशियल और ये जो फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर है C बार, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ये आएगा A बार प्लस B बार। उसी तरह यहाँ पे हमारा ये जो आया, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये R1 था,
ये R2 था, तो ये हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अगर इसको R बार ले ले तो यहाँ पे क्या आएगा, R1 प्लस R बार इक्वल टू R2 बार। तो यहाँ से क्या आ गया, R बार इक्वल टू R2 बार माइनस R1 बार, वही आ रहा जो पोजीशन वेक्टर था, ये आया था। अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसी तरह हमारा वेलोसिटी वेक्टर होगा। हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर हमारा क्या बोलते हैं, अगर ये पॉइंट है, ये वेक्टर है ए बार और ये वेक्टर है बी बार, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, एज अ, यहाँ पे अगर हम, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल पे बनेगा। ये रिजल्टेंट क्या आया, ए बार प्लस बी बार। ये तो हो गया सिंपल पैरेललोग्राम लॉ। अगर ये वेक्टर था और ये वेक्टर था तो इनका रिजल्टेंट इस पैरेललोग्राम के डायगोनल में लाई करेगा। अब हम देखते हैं इस पे बेस्ड एक कॉन्सेप्ट, जब हम एंगल पे देखते हैं, अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और अब देखेंगे इसी में और कॉन्सेप्ट। ये बी बार है, ए बार है, ये आर बार है। अब अगर यहाँ से अगर हम डॉटेड लाइन बनाएं, ये हमारा 90 डिग्री बन गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हमें। अगर ये ए बार है तो ये भी क्या होगा, ए बार, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल, ये हो गया ए बार। अब अगर हम यहाँ पे देखें रिजल्टेंट के साथ बी कितना एंगल बना रहा, रिजल्टेंट के साथ ये जो बेस है ये कितना एंगल बना रहा, उसको कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो ए हमारा ये है, यहाँ पे जो थीटा था अगर ध्यान से देखें, ये थीटा था हमारा, अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये दोनों हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों थीटा इक्वल, तो ये भी क्या हो गया, थीटा। अब अगर ये थीटा है, अगर ये ए वेक्टर है और ये थीटा है, तो इसको हम एक कंपोनेंट में तोड़ देंगे अगर, तो नीचे वाला हो गया ए कॉस थीटा और ये परपेंडिकुलर वाला हो गया ए साइन थीटा। अब पता चल गया होगा कि हम ए कॉस थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, और ये हो गया ए साइन थीटा। अब हमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर tan अल्फा निकालें, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए साइन थीटा अपॉन परपेंडिकुलर ए साइन थीटा, और बेस क्या हमारा, ये वाला लेंथ, जो क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा b प्लस ए कॉस थीटा। तो tan अल्फा की हमारी सिंपली वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से रिजल्टेंट हमने पहले निकाल लिया था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है हमारा किसी वेक्टर को, जब हम यूनिट वेक्टर को पहली बात n कैप लिखते हैं,
किसी वेक्टर को जब हम x, y और z के अलॉन्ग रिजॉल्व कर देते हैं, x के अलॉन्ग हम लेते हैं i कैप, इसके अलॉन्ग लेते हैं j कैप, इसके अलॉन्ग लेते हैं k कैप, z के अलॉन्ग k कैप, रिजॉल्व कर देते हैं जब, जैसे हमने a को लिखा था a cos थीटा और a sin थीटा, तो जैसे हमने a बार वेक्टर था इसको लिखा था हमने नीचे वाला a cos थीटा, अगर ये थीटा है, और ये लिखा था a sin थीटा, इसको हमने लिखा था a बार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा i कैप x की तरफ प्लस a sin थीटा j कैप, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, कोई वेक्टर a बार है तो लिख सकते हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 j कैप k कैप, और कोई b वेक्टर है तो ये अगर वेक्टर हो गया तो इसका यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, तो यूनिट वेक्टर हो गया a बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार, तो ये वेक्टर है तो वेक्टर आ गया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इन सब का स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। अब मान लो दो वेक्टर हैं b बार है सपोज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तो इनको ऐड कैसे करेंगे, एडिशन क्या होगा a बार प्लस b बार, तो सिंपली हमें क्या करना, i वाले को i के साथ कर देना है, तो a1 प्लस b1 i कैप प्लस j वाले को j के साथ a2, मतलब जैसे हम x y z वाला ऐड करते हैं सेम वेरिएबल वाला सेम के साथ, उसी तरह i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस हुआ तो माइनस कर देंगे, a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप, अगर माइनस होता है तो सिंपली माइनस का साइन लगा देते हैं। प्रोडक्ट देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा, सिंपली दो वेक्टर है अगर ए बार और दूसरा है बी बार, इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट ए बार क्रॉस बी बार, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक नया वेक्टर मिलता है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, ए क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल से हम वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, इसका मैग्नीट्यूड है ए और बी का मैग्नीट्यूड फिर साइन थीटा, सेम वही कि अगर ए और बी के बीच में एंगल अगर थीटा है तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिलेगा ए बी साइन थीटा, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा, फिंगर को रखा पहले ए की तरफ फिर बी के अलॉन्ग हमने कर्ल कर दिया, तो फिंगर आपकी तरफ आ रहा, तो वो हो गया हमारा आउटवर्ड्स डायरेक्शन हो गया। तो जैसा भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा होता है स्केलर, यहां से हमें क्या मिलता है, वेक्टर देता है। ठीक, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है नीट 2016 और 1991 का सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ two vectors is equal to magnitude of difference between two vectors, then angle between vectors is if magnitude of sum of two vectors, तो sum of two vectors मतलब एक दो वेक्टर हमने माना a और b, इनका सम क्या आएगा, ये हमारा क्या है सॉल्यूशन। सम क्या आएगा a बार प्लस b बार, इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसको अगर हम r1 बोल दें, r1 आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर हम डिफरेंस देखें, इन दोनों का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है R2 से डिनोट कर रहे हैं, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो जब डिफरेंस होता है तब उस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, प्लस वाले में सिंपल प्लस रहता है। अब यहां से क्या देख सकते हैं, दोनों का रिजल्टेंट अगर इक्वल है तो दोनों को अगर इक्वल कर देंगे तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से दोनों तरफ से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट भी कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2ab cos थीटा इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल नहीं कर देना, दोनों को एक तरफ लाएंगे तो क्या हो गया 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है cos थीटा इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 0, तो cos थीटा 0 कब होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हमारा आ गया आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।